Assalamu alaikum. Today topic is collection of blood sample, serum separation and submission to diagnostic laboratory for different tests. Collection of blood sample. सबसे पहले इसके लिए हमने बर्ड सेलेक्ट करना है. सिलेक्शन ऑफ बर्ड. कौन सा बर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें कोई डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेट हुई हो या हो रही हो, कोई ऐसे सिम्टम नज़र आ रहे हों कि डिज़ीज़ उसमें आ रही है. ब्लड सैंपल हमने उसका कलेक्ट करना है और उसमें ऐसे साइन और ऐसे सिम्टम आ रहे हों. ओके. सेकंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ सैंपल्स. कितने सैंपल्स लेने हैं? 20 सैंपल्स हम लेते हैं रूटीन चेकअप के लिए और जब कोई डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेट हो जाए उसके लिए, और 10 सैंपल्स लेते हैं फॉर एस्टिमेट फ्लॉक एंटीबॉडी टाइटर्स. एंटीबॉडी टाइटर्स मीन लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ इन ब्लड सैंपल. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल. वॉल्यूम जो है 2.0 to 3.0 मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर होल ब्लड वी यील्ड 1.0 to 1.5 मिलीलीटर सीरम. नेक्स्ट एज के लिए रूटीन मॉनिटरिंग के लिए 10 to 12 वीक ऑफ एज होनी चाहिए. और मॉनिटरिंग जब एग प्रोडक्शन के लिए करनी है तो 10 to 12 वीक इंटरवल पे करनी है. जब डिज़ीज़ आउटब्रेक हो जाए तो उसी टाइम कलेक्ट करना है ब्लड और टेस्ट करना है. देन आफ्टर 3 to 5 वीक लेटर अगेन उसका टेस्ट करना है. Equipment. Which equipment used for blood collection? 2.5 milliliter syringe, 25 gauge needle for small chicken, 23 gauge needle for large chicken, cotton wool, 70% alcohol solution, label or marking pen. गॉज नीडल गॉज क्या होता है? साइज ऑफ होल इन नीडल. और लार्ज गॉज इज़ इक्वल टू स्मॉलर नीडल एंड स्मॉल गॉज इज़ इक्वल टू लार्जर नीडल. ओके. मेथड यूज़ फॉर ब्लड कलेक्शन. मेथड कौन से यूज़ करने हैं? हमने विंग ब्रेकिल वेन मेथड यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. फर्स्ट स्टेप में होल्ड बर्ड बाय बोथ लेग्स. देन प्लेस लेग अंडर एल्बो. लेफ़्ट हैंड की एल्बो के नीचे हमने इसको इसकी लेग्स को प्लेस करना है. फ्री बोथ हैंड. देन रिमूव फीदर. फीदर क्यों रिमूव करना है? ताकि ब्रेकियल वेन जो है वो क्लियरली नज़र आए. देन विजुअलाइज द ब्रेकियल वेन. फिर ओरियन नीडल इन अलाइनमेंट विद वेन. हमने नीडल को वेन की डायरेक्शन में पकड़ना है. एंड बेवल पॉइंटेड अप. बेवल क्या होता है? नीडल की टिप जो है वो तिरछी होती है एक साइड से. अगर वो अप साइड होगी तो बेवल पॉइंटेड अप, और अगर वो तिरछी साइड डाउनवर्ड होगी तो बेवल पॉइंटेड डाउन. ओके. उसके बाद 7th स्टेप में हमने क्या करना है? नीडल शुड बी इंसर्टेड फर्स्ट अंडर स्किन. नीडल को पहले स्किन के अंदर इंसर्ट करना है, देन उसे वेन के अंदर इंसर्ट करना है. और कहाँ से इंसर्ट करना है? बिटवीन एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट. नेक्स्ट, इफ़ नीडल इज़ विद इन ब्रेकियल वेन. अगर नीडल जो है वो ब्रेकियल वेन में है तो फिल हो जाएगी ब्लड से सिरिंज मिनिमल पुल से. और अगर पुलिंग बैक ऑन सिरिंज मीन्स क्रिएटिव हाई नेगेटिव प्रेशर. अगर उसमें हाई नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो उसके लिए गलत साबित होगा, नुकसान होगा. वेन जो है वो कोलैप्स कर जाती है. स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड इनटू नीडल. इफ़ हेमाटोमा फॉर्म्स. हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा ब्लड क्लॉट नहीं है, इट इज़ अ ब्लड ब्रूस. इसमें क्या होता है कि हेमाटोमा में ब्लड वेसल ब्रेक नियर स्किन सरफेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लीक इनटू टिश्यू अंडर स्किन. ओके. इट्स अ इंजरी causes ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन.
और इन इट्स रिजल्ट इट गिव्स स्पॉन्जी और लम्पी फील्स टू स्किन, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए मीन्स हेमाटोमा फॉर्म, तो वहाँ से हमने ब्लड कलेक्शन स्टॉप कर देनी है और ब्लड के ऑपोजिट ब्रेकियल वेन यूज़ करते हुए ब्लड कलेक्ट करना है, बिकॉज वहाँ से फिर ब्लड सही कलेक्ट नहीं होगा। सेकेंड मेथड इज़ कार्डिक पंक्चर मेथड। इस मेथड में हार्ट कैन बी पंक्चर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम एनेस्थाइज्ड बर्ड को भी हमने बेहोश करना है और ब्लड कलेक्ट करना है। बर्ड इज़ प्लेस्ड इन राइट लेटर रिकम्बेंसी, मीन जैसे डायग्राम में दिखाया है सीधा बिल्कुल बर्ड जो है उसको हमने प्लेस करना है टेबल पे और राइट साइड पे उसको जो है पोजीशन करनी है। देन नीडल इंसर्ट करनी है बिटवीन द रिब्स के दरमियान से परपेंडिकुलर टू स्किन, मींस उसकी बर्ड की बॉडी और नीडल का 90 का एंगल बनेगा। आफ्टर ब्लड कलेक्शन, जब ब्लड कलेक्शन हो जाएगी तो कंप्रेशन शुड बी अप्लाइड टू वेनिपंक्चर, उस पर हमने कंप्रेस करना है ताकि होम्योस्टैटिस हो जाए। होम्योस्टैटिस में क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, इफ फेटल हेमोरेज इज सस्पेक्टेड बट शुड बी ह्यूमनली एथेनाइज्ड प्रॉम्प्टली। हेमोरेज क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स, ओके। और अगर ऐसा हो जाए तो हमने क्या करना है, ह्यूमनली एथेनाइज्ड प्रॉम्प्टली मीन्स के पुट टू डेथ विदाउट डिले, ओके, इंटेंशनली एंड लाइफ टू रिलीफ पेन, हमने उसको ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट, प्रॉपर ब्लड सैम्पलिंग। वंस अ ब्लड सैम्पल हैज़ बिन कलेक्टेड, जब सैम्पल कलेक्ट हो जाएगा तो हमने उसे केयरफुली, नेक्स्ट हमारा काम क्या, हमने उसे ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। नीडल, उसके लिए हमने क्या करना है, नीडल रिमूव करनी है सिरिंज से, क्योंकि अगर हम दोबारा नीडल से उसे फोर्स करके ट्यूब में डालने लगेंगे तो ब्लड सेल रप्चर हो जाएंगे, इसलिए हमने नीडल रिमूव करनी है। देन ब्लड जो है वो ट्यूब में डालना है और स्लोली डालना है और ये मेक श्योर करना है कि रन डाउन, ब्लड जो है वो रन डाउन करे साइड ऑफ ट्यूब। इससे क्या होगा कि क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, जब हमने उसे ट्यूब में डाल देना तो फिर हमने ट्यूब को डिस्टर्ब नहीं करना, ट्यूब को हमने फ्लैट पोजीशन में रखना है, क्योंकि अगर हम उसे सीधी पोजीशन में रखेंगे तो सीरम जो है वो कम बनेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सीरम प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऑफ क्लॉट। तो अगर हम उसे फ्लैट पोजीशन में रखेंगे तो ज़्यादा एरिया पे क्लॉट फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा सीरम प्रोडक्शन होगी। अगर हम उसे अपराइट पोजीशन में रखेंगे तो कम प्रोडक्शन होगी। तो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 27 to 38 सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए हमने इसे रखना है, 12 to 18 आवर्स फॉर सीरम सेपरेशन। और अगर कूलर टेम्परेचर होगा, मीन्स इससे कम टेम्परेचर होगा, तो सीरम जो है वो उससे भी ज़्यादा टाइम लेगा यील्ड प्रोडक्शन के लिए। ओके, सीरम सेपरेशन एंड कलेक्शन, इसमें सारा प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा है। हमने ब्लड सेलेक्ट करना है, फिर ब्लड सैंपल लेना है, फिर हमने मेक श्योर करना है कि ब्लड सैंपल जो है वो ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हुए डैमेज ना हो। लीव ब्लड टू क्लॉट फॉर्मेशन के लिए उसे छोड़ देना है। डू नॉट शेक रफली हैंड और फ्रीज़, हमने उसे शेक नहीं करना, फ्रीज़ नहीं होने देना। रिमूव क्लॉट जेंटली, जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमने क्लॉट जेंटली रिमूव करना है। पोर ऑफ सीरम निकाल लेना है। डू नॉट मेल सैंपल विदाउट फर्स्ट रिमूविंग क्लॉट, सैंपल को क्लॉट रिमूव किए बगैर मेल नहीं करना। और मेल करने के लिए हमने सैंपल को कूल करना है इमीडिएटली ऑन लेबॉरेटरी और कोल्ड पैक की मदद से। ओके, नेक्स्ट है सैंपल सबमिशन। सैंपल सबमिशन में क्या है, जब सैंपल हमारा सेपरेट हो गया है तो इसे हमने कूल कर लेना है 7 डिग्री सेल्सियस पे लेबॉरेटरी में, ठीक है। सीरम शुड नॉट बी फ्रोज़न, इसे फ्रोज़न नहीं करना अगर हम उसे 3 to 5 डेज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ट्यूब जिसमें सीरम सैंपल कलेक्टेड है उसे हमने टाइटली कैप करना है, उसे हमने प्लास्टिक बैग में सील करना है और उसे हमने आइडेंटिफाई करना है लेबल के साथ। स्टाइरोफोम इंसुलेटेड कंटेनर यूज़ करना है उसे मेल करने के लिए।
ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, हमने अवॉइड करना है कि हमने सैंपल जो है थर्सडे और फ्राइडे को नहीं भेजना। अगर हम थर्सडे और फ्राइडे को मेल करेंगे तो सैंपल जो वीकेंड पे पहुंचेगा और फिर उसके डेज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे टेस्ट होने से पहले। तो सीरम अगर ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए हमने रखना है, उसे फ्रीज़ करना है, तो फ्रोज़न के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो -10 सेल्सियस टू -40 सेल्सियस है। ओके, जब हमने कोई भी सैंपल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में भेजना है तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए? फ्लॉक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, एज ऑफ फ्लॉक, डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, वैक्सीनेशन, फ्लॉक हिस्ट्री और उसकी हेल्थ और प्रोडक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वेटनेरियन को और डायग्नोस्टिशियंस को हेल्प करेगी कि वो डायग्नोस्टिक रिज़ल्ट जो हैं वो बेटर दे सकें और उसकी हेल्थ और उसकी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।